हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर टॉपिक कारक, जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी उदाहरण लेंगे, उदाहरण दोबारा इसे समझते हैं। देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, शौर्य ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि दो संज्ञा शब्द आए हैं, शौर्य और पुस्तक। दो संज्ञा शब्द हैं, लेकिन दोनों संज्ञा शब्दों का प्रयोग अलग अलग रूपों में हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर पढ़ी क्या है? पढ़ी क्रिया है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ी क्रिया है। और दोनों संज्ञा शब्दों का जो है संबंध क्रिया से है। इस वाक्य में दोनों का संबंध क्रिया से देख सकते हैं हम। पहले शौर्य ने पुस्तक पढ़ी। शौर्य कौन है? शौर्य क्रिया को करने वाला है। पुस्तक किसने पढ़ी? पढ़ने की क्रिया किसने की? शौर्य ने। तो क्रिया के साथ इसका संबंध है, क्रिया को करने वाला शौर्य। और दूसरा है पुस्तक। और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। क्या चीज पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो पुस्तक का संबंध भी क्रिया से है, लेकिन दोनों का प्रयोग जो है अलग अलग रूपों में हुआ है। दोनों संज्ञा शब्द है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। तो इन संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, और सर्वनाम शब्द का भी संबंध क्रिया से हम दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही शौर्य ने, यहाँ पर ने जो है प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। ने क्या है? यहाँ पर ने चिन्ह है, जो कि संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध दिखा रहा है। यह चिन्ह में, इस चिन्ह को हम प्रसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ हमें ज्ञात होता है, उसे प्रसर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पर ने जो है प्रसर्ग है। शौर्य क्या है? शौर्य और पुस्तक, ये दोनों संज्ञा शब्द जो है, ये दोनों कारक हैं, क्योंकि दोनों का संबंध जो है क्रिया के साथ हमें पता चल रहा है। इसमें क्रिया से दोनों का संबंध है। और दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे वाक्य में भी दो संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है अध्यापिका और दूसरा चौक। ये दोनों भी संज्ञा शब्द हैं। और यहाँ पर क्रिया है लिखती है। लिखती है जो है क्रिया है, तो लिखने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। और लिखने की क्रिया कौन कर रहा है? कौन लिख रहा है? अध्यापिका। तो क्रिया करने वाली कौन है? अध्यापिका है। अध्यापिका जो है क्रिया करने वाली है। और क्रिया किस साधन से की जा रही है? किस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है? चौक से। तो चौक जो है साधन है क्रिया को करने वाला, और अध्यापिका जो है क्रिया को करने वाली कर्ता है। तो इस तरह से अध्यापिका और चौक दोनों इस वाक्य में संज्ञा है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। अध्यापिका क्रिया को करने वाली है, और जिस साधन से क्रिया हुई है वह साधन क्या है? चौक। चौक साधन है। इस तरह ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों का अलग अलग रूप में प्रयोग किया गया है, दोनों ही कारक हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका कर्ता कारक है, जो क्रिया को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक पर फल पड़ा, तो ये पुस्तक क्या है? कर्म कारक। अब यहाँ पर चौक क्या है? करण कारक है, क्योंकि चौक जो है साधन है क्रिया को करने का, तो चौक करण कारक होगा। तो इसी के साथ ही आपको आई होप कि अच्छी तरह से उदाहरण से समझ आ गया होगा। और इसमें भी प्रसर्ग देखिए, अब चौक से, किस साधन से? अब चौक से जो है चिन्ह है, जो हमें बता रहा है इसका संबंध, इस संज्ञा का संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ। कि चौक से क्रिया हो रही है। किस चीज से हो रही है? चौक से। किसने की यहाँ पर? तो यहाँ पर था शौर्य ने। तो जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं संबंध को दर्शाने के लिए, उन चिन्हों को प्रसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर से जो है प्रसर्ग है, प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं इसे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। इसकी उदाहरण, तो आइए अब इसकी परिभाषा करते हैं। कारक की परिभाषा देखिए। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों, विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, शौर्य का संबंध भी क्रिया के साथ है और पुस्तक का संबंध भी क्रिया के साथ है, तो ये दोनों कारक हैं।
है, प्रसर्ग भी मैंने बताया कि जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं कारक शब्दों के साथ, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रसर्ग कहते हैं। अगर हम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो जो वाक्य है अशुद्ध होगा, वाक्य शुद्ध नहीं होगा। प्रसर्ग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाले चिन्ह प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें प्रसर्ग भी बोलते हैं। ने, से, में, पर, के लिए, के द्वारा, ये सारे क्या हैं? प्रसर्ग हैं, यानी विभक्ति चिन्ह हैं। ये हमें क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है हमें दर्शाते हैं यह चिन्ह। तो इन्हीं के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि कौन सा कारक है इस वाक्य में। तो आई होप आपको कारक की परिभाषा, प्रसर्ग और कारक की उदाहरण अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम कारक को एक तालिका द्वारा अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए बच्चों, इस तालिका की सहायता से हम कारक के भेद पढ़ेंगे और कारक के भेदों को पहचानना सीखेंगे, कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले करते हैं कारक के भेद हैं कितने। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं कारक के 8 भेद? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस तरह कारक के 8 भेद हैं। तो 8 भेदों को हम एक एक करके करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन सा होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया जो करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक। इसका प्रसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह ने होता है, इसके साथ ने लगा होता है। और जरूरी नहीं ने लगा हो, कई बार नहीं भी होता प्रसर्ग लगा हुआ। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान करेंगे वाक्य के साथ किसने और कौन लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। किसने या कौन लगाकर प्रश्न बनाएंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वह कर्ता कारक होगा। जैसे देखिए इसकी उदाहरण, भारत ने मैच जीता। भारत ने लगा है तो प्रसर्ग ने को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हो कि यह कौन सा कारक है? कर्ता कारक। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, मोहित गाता है, इसमें प्रसर्ग नहीं लगा हुआ तो मोहित गाता है। कौन लगाकर इसका प्रश्न बनाएंगे? कौन गाता है? मोहित। उत्तर आ रहा है मोहित। तो मोहित क्या है? कर्ता कारक। तो इस तरह किसने और कौन का जो उत्तर आएगा वह कर्ता कारक होगा। सेकंड है हमारा दूसरा कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह को है। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को। तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? इसकी पहचान करने के लिए किसको या क्या लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। किसको या क्या लगाकर वाक्य के साथ प्रश्न बनाएंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वह कर्म कारक होगा। इसकी उदाहरण देखिए, सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? इसका प्रसर्ग को। तो यहाँ पर को देखो किसके साथ लगा हुआ है? चोर को। चोर के साथ को लगा हुआ है तो चोर क्या है? चोर कर्म कारक है। तो जरूरी नहीं इसमें भी कि कर्म जो है प्रसर्ग जो है लगा हुआ हो, कई बार प्रसर्ग नहीं भी लगा होता। अब देखिए दूसरा वाक्य, माली ने पौधे लगाए। तो माली ने पौधे लगाए। अब यहाँ पर को प्रसर्ग कहीं नहीं आ रहा तो हमें पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पर माली के साथ ने है तो ने कौन सा था? कर्ता कारक का प्रसर्ग है तो माली तो कर्ता कारक है। तो पौधे लगाए। अब इसको हमने इसमें पहचान करनी है कि कर्म कारक कौन सा है। तो हम प्रश्न करेंगे क्या लगाकर। माली ने क्या लगाए? पौधे लगाए। तो उत्तर क्या आ रहा है? पौधे। माली ने क्या लगाए? माली ने पौधे लगाए। तो क्या का जो उत्तर आ रहा है वह हमारे पास क्या होगा? कर्म कारक। तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्ण कारक। कर्ण क्या होता है? क्रिया करने का साधन। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है तो वह क्या होता है? कर्ण कारक। साधन, जहां पर साधन आ जाए ना, क्रिया जिस चीज के द्वारा जिस साधन के द्वारा की जाए वहां पर कर्ण कारक होता है। इसका प्रसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। इसमें जो है कर्ण कारक के साथ हमेशा से या के द्वारा
ये दोनों में से कोई प्रसर्ग लगा होगा, विभक्ति चिन्ह लगा होगा। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम करेंगे किससे या किसके द्वारा, ये लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे वाक्य का। तो उससे हमें जो उत्तर मिलेगा वह करण कारक होगा। जैसे देखिए, माँ चाकू से फल काटती है। माँ किससे फल काटती है? चाकू से। माँ किसके द्वारा फल काटती है? चाकू के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक। तो आगे है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, इसका अब प्रसर्ग क्या है? के लिए या फिर को। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। तो इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है किसके लिए या फिर किसको लगाकर हम क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। किसके लिए, किसको, इन दोनों में से एक शब्द लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। तो जो उत्तर आएगा वह संप्रदान कारक होगा। जैसे माँ ने पुत्र के लिए पेन खरीदा। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, माँ ने किसके लिए पेन खरीदा। तो उत्तर क्या मिल रहा है हमें? पुत्र के लिए। तो पुत्र क्या है? संप्रदान कारक। और के लिए क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है। तो के लिए इसका प्रसर्ग है। तो आगे है इसी का एक और उदाहरण देखिए, अध्यापिका ने छात्र को इनाम दिया। अध्यापिका ने छात्र को इनाम दिया। अध्यापिका ने किसको इनाम दिया? आंसर आ रहा है छात्र को। तो छात्र क्या है? छात्र संप्रदान कारक है। और को क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है, प्रसर्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास अपादान कारक। अपादान कारक यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग होने के भाव में लिया जाता है। अलग होने का भाव आता है हमारे पास। जैसे कि देखिए, से यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसका भी प्रसर्ग है से। अपादान कारक का प्रसर्ग से है। और यहाँ पर करण कारक का भी प्रसर्ग से था। करण कारक में भी से आ सकता है और अपादान कारक में भी से आ सकता है, लेकिन दोनों का जो प्रयोग है अलग अलग अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर से का मतलब होता है किस साधन से, किस चीज से क्रिया हुई, किस साधन के द्वारा क्रिया हुई। जैसे था चाकू से, चाकू से फल काटा। मैंने पेन से लिखा, मैंने पेंसिल से लिखा। तो इस तरह से साधन बताया जाता है इसमें, किस चीज के द्वारा क्रिया की गई, किस साधन के द्वारा क्रिया की गई। और इसमें से अलग होने के भाव में प्रयोग किया जाता है, अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसका। अलग होने के अर्थ में कैसे? जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। तो अलग होने का भाव आ रहा है यहाँ पर, पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो गए। पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर गया, तो पेड़ से अलग हो गया पत्ता। वह बस से उतरा। इसमें भी अपादान कारक है, क्योंकि बस से, बस में था पहले, बस के साथ में था, तो बस से अलग हो गया, बस से उतरा, बस से उतर गया। बस अलग हो गई, वह अलग हो गया, तो बस से उतरा। इसमें भी अलग होने का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर अपादान कारक है। तो दोनों करण कारक और अपादान कारक अलग अलग होते हैं। इसके प्रसर्ग जो है अलग अलग रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। इसका जो अपादान कारक का प्रसर्ग से है, और इसकी पहचान कैसे होती है? कहाँ से या फिर किस से लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे, और जो उत्तर आएगा वह अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। कहाँ से पत्ता गिरा? देखो कहाँ से? पेड़ से। ठीक है, तो यह पेड़ से क्या हुआ? पेड़ क्या हुआ? अपादान कारक। और से इसका विभक्ति चिन्ह है, इसका प्रसर्ग है। तो संबंध कारक, संबंध कारक अन्य पदों के साथ जहां पर संबंध जाना जाए, वाक्य के अन्य पदों के साथ जहां संबंध की बात होती है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध का बोध हो, वहां पर संबंध कारक होता है। इसका प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसमें का, के, की या फिर रा, रे, री लगा होगा। जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे? किसका, किसके, किसकी लगाकर। जैसे देखिए, यह नेहा की किताब है। यह किसकी किताब है? नेहा की। तो नेहा क्या है यहाँ पर? नेहा संबंध कारक है। की इसका विभक्ति चिन्ह है, प्रसर्ग है। तो यह मेरी किताब है। किसकी किताब? मेरी। तो मेरी क्या है यहाँ पर? मेरी
संबंध कारक है। तो यहाँ पर का के की, ये देखिए की आया था परसर्ग, यहाँ पर मेरी री, तो ये क्या है, संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जहां पर क्रिया के स्थान या फिर आधार का पता चले कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, क्रिया के स्थान या फिर आधार का पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका जो परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह है में या फिर पर, में या पर, इसमें इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, किसमें, किस पर या कहां पर, किसमें, किस पर या कहां पर लगाकर इसकी पहचान कर सकते हैं हम। देखिए रीत कमरे में है, रीत कहां पर है, कमरे में। महक छत पर खड़ी है, महक कहां पर खड़ी है, छत पर। तो यहाँ पर कमरे और यहाँ पर छत क्या है, अधिकरण कारक, और में और पर क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह, इसके परसर्ग हैं। लास्ट है हमारे पास आठवां जो भेद, संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को बुलाने या संबोधित करने का बोध हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसके परसर्ग कौन से हैं, हे, अरे, ओ भी हो सकता है। तो इसकी उदाहरण देखिए, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तो अरे कहकर हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। तो इस प्रकार बच्चों आपको 8 के 8 कारक समझ में आ गए होंगे। तो हम दोबारा से दोहराते हैं, 8 कारक कौन से हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म, कर्म होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वह होता है कर्म। कर्ण होता है क्रिया को करने का साधन, किस साधन से क्रिया की जा रही है वह करण कारक कहलाती है। संप्रदान होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी इसमें कई बार किसी को कुछ देने का भाव प्रकट होता है, इसमें किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने पुत्र के लिए पेन खरीदा, देखो माँ ने पुत्र को पेन खरीद कर दिया, दिया का ही भाव आ रहा है, तो किसी को कुछ देने का भाव आता है। अध्यापिका ने छात्र को इनाम दिया, तो इसमें भी देने का भाव आ रहा है। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है, जहां वहां पर क्या होता है, अपादान कारक। संबंध कारक, संबंध कारक होता है अन्य पदों से संबंध, जब किसी शब्द द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध का बोध हो तो वहां पर संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक क्रिया का आधार बताता है, जो क्रिया के होने के स्थान का और आधार का जहां से पता चले वह अधिकरण कारक होता है। संबोधन जिन शब्दों से किसी को संबोधित करने का बोध हो, किसी को बुलाने का बोध हो, वह संबोधन कारक होता है। आई होप बच्चों आपको 8 के 8 कारक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। थैंक यू।